ठीक है, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। गुलशन, किरण, ओके। मैं तुम भी जा रहे हो? नाम और रोल नंबर बता दो। एप्लीकेशन देके जा सकती है। कल दे देगी ये बोल रही हो। रोल नंबर और नाम बताओ। रुचि गुप्ता और 51, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो चुका है और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी हो चुका है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में जो पार्ट रह गया था वो था डिसएडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। चलिए वो आज देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद मैनेजमेंट इवोल्यूशन का ही कुछ पार्ट है जैसे ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वगैरह हम लोग को देखना है। यानी वी आर ऑलमोस्ट डन विथ क्लासिकल थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट। यस, एडवांटेज सब डिस्कस कर चुके हैं। इसका डिसएडवांटेज ओके। फर्स्ट पॉइंट शायद डिस्कस कर किया था हम लोगों ने। फर्स्ट पॉइंट है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब पेपर वर्क, टू मच फोकस ऑन पेपर वर्क, टू मच फोकस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस अवॉइडेंस बाय रूल्स। तो ये एक बात है कैसे वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है ना, बिकॉज एनी रूल्स और एनीथिंग व्हिच कम between you and your goal is a hindrance, the obstacle that can never be removed or disqualified for smooth functioning of anything. ठीक है ना, smooth execution of your plan or of organizational plan, right? Second point है इसमें, the employees do not develop belongingness to the organization. Can anybody tell me that which point it denotes? हम लोगों ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पढ़ा है, आगे आपस में नहीं बात करेंगे, कोई जो भी बात करना है आप मुझसे करिए, ठीक है? अगर कुछ डाउट हो रहा है तो। जो सेकंड पॉइंट है, द एम्प्लॉयज डू नॉट डेवलप बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन से पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं आप? किस पॉइंट के कारण ये डिसएडवांटेज इस थ्योरी में आया? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में कौन से पॉइंट थे? यस, कौन से पॉइंट थे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी में? याद आ रहा है किसी को? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी में कौन से 5 पॉइंट्स बताए थे मैंने? सेटल डाउन एंड डोंट टॉक, नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का बात है। क्योंकि हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के एडवांस अगर जो याद है रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है? एक हो गया आपका डेलीगेशन ऑफ पावर, पर्सनल रिलेशनशिप, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, हायरार्की है, ठीक है, हायरार्की है, राइट? ये 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे। नाउ द क्वेश्चन इज द सेकंड लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या है?
The employees do not develop belongingness to the organization. इसका क्या मतलब हुआ? किस पॉइंट से कोई ये रेफर कर रहा है? मोबाइल अंदर रखो बैग में। Yes. किस पॉइंट को ये रेफर कर रहा है? ये 5 पॉइंट में से किसी एक को रेफर कर रहा है। जैसे हमने फर्स्ट कहा ना कि रिकॉर्ड्स है ना, रिकॉर्ड कीपिंग पे टू मच ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पहला पॉइंट डिनोट कर रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है? वेरी गुड, इम्पर्सनल रिलेशनशिप को कर रहा है। क्यों इम्पर्सनल रिलेशनशिप को कर रहा है? व्हेन यू आर, ठीक है, अगर आप ये कहेंगे कि you are not supposed to develop any personal belongingness or any personal relationship with the organization, इसका क्या मतलब होगा कि you are not allowing people to make any informal groups। अब इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने कई बार आपको बताया कि जो फॉर्मल ग्रुप्स मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट, आईटी, ये एचआर, ये मार्केटिंग, ये प्रोडक्शन, व्हाटएवर, ठीक है ना, ये हो गया आपका फॉर्मल ग्रुप जो फॉर्मली पीपल कनेक्टेड है। लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने के लिए जो इनफॉर्मल होते हैं दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर में कोई इवेंट है और आपने डेकोरेशन को या फिर लाइटिंग वाले को हायर किया है, ठीक है ना, पूरा लाइट्स लगाने के लिए और जनरेटर सेट के लिए आपने हायर किया हुआ है, ठीक है। उसने भी आपको एक लोग दिया है कि पूरी रात को देखेगा कि आपके रहने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन वो जो जनरेटर चलाने वाला है, जो मान लो सुनील दादी या इज नॉट सो रिस्पांसिबल, अपने बॉस के टाइम से तो चला के रात में 12 बजे तक काम करके हो सकता है, राइट। तो दैट इज फॉर्मल। आपने पैसा देके हायर किया, उसकी ड्यूटी है आपको ड्यूटी देना, लेकिन वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपके घर का कोई इवेंट खराब होता है तो आपका खराब होता है, उसका नहीं होता है। समझ में आया? तो उस समय कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फैमिली में या हमारे घर से जो लोग जानते रहते हैं उसको ऑपरेट करता वो लेते हैं, क्योंकि उनको कोई पेट सर्विस नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। बट क्योंकि उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग जैसे कि घर का अगर नाम खराब होता है या हमारा इवेंट खराब होता है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये इनफॉर्मल हुआ, राइट, जिसको आपने हायर नहीं किया तो ज्यादा काम को आपसे आता है। यू कैन रिलाई ऑन इनफॉर्मल रिलेशनशिप। फॉर्मली आपको ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑफर लेटर मिलता है तो योर टाइमिंग इज 9 to 6 मान लेते हैं, या फिर अगर नाइट शिफ्ट है तो उस हिसाब से 12 घंटे का या 9 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा, 9 घंटे का, ठीक है, या 8 घंटे का। लेकिन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा काम हो सकता है। कॉमनवेल्थ के टाइम में मुझे याद है जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो कोई ऑफिसर टाइमिंग याद नहीं रहती थी। अगर वहां पे अगर कोई भी सर्विसेज दे रहा, सो मेनी सर्विस प्रोवाइडर, हर एक काम के लिए अलग अलग लोग अलग अलग ऑफिस से मैन पावर को रिसोर्स किया गया था, राइट। अब वहां पे कोई ऐसा नहीं कि मैं 6 बजे अपना घर जाता हूँ, क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी का टाई अप हुआ, राइट। तो आपको हो सकता है ज्यादा देर रुकना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो बाद में ओवर टाइम वगैरह वगैरह सब बात की बात है। लेकिन आप रुकते हो ना, इसलिए रुकते हो जिस दिन ऑडिट होता है, जिस दिन बैंक में क्लोजिंग होता है। किसी के फैमिली में है कोई बैंक में? नहीं, ठीक है। तो आपके पापा उस दिन कब आते हैं घर? 31 मार्च को या फिर सितंबर 2 क्लोजिंग होता है बैंक में, कब आते हैं घर या जो भी है? आ जाते हैं 7 बजे 8 बजे? नहीं, ऑफिशियल टाइमिंग 6 बजे का ही है। काम नॉर्मली खत्म करने के लिए वो लोग 7-8 से बच जाता है, लेकिन क्लोजिंग के दिन 12 बजे तक रखते हैं। क्यों? कोई टाइम का बाउंड्री नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके ब्रांच का काम खत्म नहीं हुआ है। अगर आपके ब्रांच का जो भी अकाउंट है वो उस दिन क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिल्कुल फ्रेश अकाउंट चल रहा है, तो क्या होगा कि आपके ब्रांच का जो रेटिंग है वो खराब हो जाएगा और ओवरऑल सबका खराब हो जाएगा। तो एक इनफॉर्मल सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होता है एक दूसरे के प्रति, जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर्मल सेटअप के अलावा। फॉर्मल सेटअप पे केक को काटने के आप कई जुगाड़ ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना, जैसे हम नियम को तोड़ने के कई सारे नियम ढूंढ लेते हैं ना, ठीक है ना, हाँ, ऐसे लोग यही बोलते हैं कि जो नियम है वो मूर्खों के लिए होता है। लेकिन जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा तो रूल की कोई जरूरत होगी नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली में कई बार आपने देखा है कि किसी और को दिया था, वो टाइम पर नहीं आया, यू टेक अप द चार्ज, यू कंप्लीट द टास्क इनफॉर्मली, बिकॉज यू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना, मेरे फैमिली से हो या पड़ोसी से हो या जिस किसी से हो।
समझ में आया? समझ में ये पॉइंट आया कि नहीं? व्हाई इनफॉर्मल ग्रुप्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन फॉर्मल ग्रुप्स? फॉर्मल ग्रुप्स आर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर implementing the rules and regulations and policies in organization। लेकिन इससे काम हमेशा नहीं चलता है, क्योंकि कई बार ऑर्गेनाइजेशन में अनप्रेडिक्टेबल या फिर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसको हैंडल करने के लिए आपके यहाँ जो आपके इनफॉर्मल एम्प्लॉयज है, यानी जो जिनका आपसे क्लोज रिलेशनशिप है, जो आपके प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, वही वो काम खत्म करने के लिए आगे आएंगे और बोलेंगे कि मैं हेल्प यू। राइट? समझ में आ रहा है? ठीक है। कई बार आप सुनते हैं कि घर ले आते हैं लोग ऑफिस का काम, इसलिए ले आते हैं, इसलिए नहीं कि अगर वो उनका काम नहीं हो, इसलिए ले आते हैं क्योंकि उनको पता होता है 2 तारीख या 3 तारीख या 7 तारीख को इसका डेडलाइन है, ठीक है ना, इसका एंड है, और ये तब तक नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है ना? कई बार आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है, वो काम किसी और की जिम्मेदारी होती है, लेकिन द अदर एम्प्लॉयज ऑफ द सेम डिपार्टमेंट आगे आके बोलते हैं कि लाओ मैं मदद कर देता हूँ। होता है या नहीं? ये मदद करना इनफॉर्मल है। समझ में आया? एंड दे आर दीज गेस्चर्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए ये जो है ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि पर्सनल रिलेशन डेवलप ही नहीं करना है किसी को, कोई किसी का फ्रेंड नहीं हो सकता, कोई किसी का रिलेटिव नहीं हो सकता, वो ठीक है कि पार्शलिटी नहीं होगी, लेकिन ये भी है जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप से फायदा होता है, वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों बात कर रहे हो? थर्ड पॉइंट क्या है? टू मच डिपेंडेंस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टू मच डिपेंडेंस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी फाइल पे फाइल, डेट पे डेट जो हमारे यहाँ होता है, ठीक है ना, तारीख पे तारीख मिलते जाती है। ये तारीख पे तारीख क्यों मिलते जाती है? क्योंकि so many rules and regulations, ठीक है, so many documentation, so many filing are required to be done, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो है ये हिंडरेंस है। इसीलिए आप नया आप देखते होंगे जुडिशरी में भी एक स्पीडी जो एक ब्रांच सेटअप किया गया, जो जल्दी से जिसको काम होता है कि आप महीने 6 महीने के अंदर इस केस को क्लोज कर दीजिए, जो भी डिसीजन है वो दे दीजिए। ये रिक्वायर्ड है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग चलते रहता है, उसमें जो रहते हैं केस करने वाला केस के अंदर, ठीक है ना, वो दोनों चले जाते हैं, फिर फैमिली लड़ते हैं, फिर कुछ और होता है, लेकिन निर्णय टाइम पर नहीं आता है, बिकॉज देयर आर टू मच स्ट्रेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, ऑन फाइलिंग वर्क। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? थर्ड, उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है ये, द एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड लाइक मशीन्स एंड नॉट लाइक इंडिविजुअल्स। ठीक है, जब आपको पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं करने दिया जाता है, जब आपको टाइम से अधेर रहने के लिए बोला जाता है, डिसिप्लिन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए बोला जाता है, ह्यूमन बीइंग्स, देखो वी हैव लर्नड अबाउट सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। 3 रिसोर्सेज मैंने क्या क्या बताया था? What are the 3 different types of resources? Capital resources and physical resources. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज को थोड़ी देर के लिए माइनस कर देते हैं, तो क्या बचा? 2 फिजिकल एंड कैपिटल रिसोर्सेज। क्या ये दोनों रिसोर्सेज लिविंग बीइंग्स हैं? क्या इनको बुरा लगता है? पैसे को तुम कहीं भी कुछ अच्छे चीजों में यूज करो या कुछ बुरे चीजों में, they feel bad or good, लेकिन they doesn't have to feel anything, ठीक है ना? तो they do not feel anything about anything, how you use them, how you get them, ठीक है ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल रिसोर्सेज को भी they are not only human resources are those जो फील करता है, जो सोचता है, जो रिएक्ट करता है, जो रिस्पॉन्ड करता है। इस रिसोर्सेज को आप कैसे मतलब if you have done all the rules and regulations are met, they are not machine कि आपको कोई फॉर्मूला या कोई उनके अंदर प्रोग्राम रन कर दिया और आपको राइट, क्योंकि उनका अपना भी दिमाग काम करेगा, आएगा, and then it's a good for that, right? They can feel anything, maybe motivated, maybe demotivated। तो जब मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, इंकरेजमेंट या फिर गुड और बैड ये सब फील करते हैं, तो नॉर्मली जो पूरे क्लासिकल तरीके का एक आप ड्रॉबैक बोल सकते हो कि
अलग से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बनाया गया जिससे लगे कि मोटिवेशन किसी भी अलग तरह के सपोर्ट, जबकि है राइट, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्डिंग बॉडी, they वो रिस्पॉन्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ देयर एजुकेशन और सीनियर्स, राइट। ठीक है, तो ये सारे ड्रॉबैक्स है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के। ओके, नॉर्मली यही एक्चुअली हमने यहाँ लिखा अपना इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ ओवरऑल क्लासिकल थ्योरी। क्या हो गया? व्हाई आर यू लाफिंग? नॉट लाफिंग, आई एम लाइंग। मैंने झूठ बोल दिया, सॉरी। सोच के इतना ब्रॉड स्माइल। ओके, मैं ये बोल रही थी बस, इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब ओवरऑल जो ये हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ा इसका मूल्यांकन, मतलब ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब भी कभी हम पहली बार कोई काम करते हैं वो फुल प्रूफ नहीं होता, वो नहीं हो सकता, राइट, वो फुल प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि आप पहली बार कुछ करने का अटेम्प्ट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसमें गलतियां रहेंगी। ये जो आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के पहला अप्रोच था जिसमें मैनेजमेंट को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश सभी लोगों ने किया। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया, हेनरी फेयोल ने किया और मैक्स वेबर ने किया। यानी they didn't talk about just one or two point, they talked about entire dimensions of management। अपने हिसाब से उन लोगों ने ज्यादातर पॉइंट को कवर किया कि ऐसा होना चाहिए मैनेजरियल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स के सबसे पहला ड्रॉबैक और जो मेजर ड्रॉबैक क्लासिकल का कि क्लासिकल थियरी में ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बहुत कुछ नहीं बोला गया, बहुत कुछ नहीं किया गया। The major focus is on production, the major focus is on productivity, the major focus is on machinery, layout of the machine होगा, उसके layout से ज्यादा ध्यान था ना कि ह्यूमन रिसोर्सेज को जो ऑल टुगेदर रन करने वाले थे एंटायर बिजनेस को, राइट। ये मेजर ड्रॉबैक है, समझ में आया? ठीक है, उसी तरह अभी हम लोगों ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के जो डिफरेंट जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने देखा कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ओके, अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए जब इनके फॉलोअर्स आए, यू कैन से जो ये तीनों थे, ये दे आर लीडर्स, राइट, दे आर द फाउंडर मेंबर। तो जो किसी चीज को फाउंडर मेंबर होता है, जो किसी चीज का शुरुआत करता है, उससे कुछ गलतियां हो सकती है या कुछ मिस आउट हो सकता है। लेकिन इसके बाद के जो लोग आएंगे, that's why they are termed as father of bureaucratic management, father of administrative management and father of scientific management। रेस्ट को नहीं बोला गया, राइट। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा लूपहोल देखा वो देखा कि ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उनको बहुत ज्यादा साइज किया गया, उनके बारे में किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा। तो ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड है, जिसको हमने न्यू क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट में रखा भी। इसी को हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन, देन पार्टिसिपेटरी डिसीजन एंड देन डेवलपिंग सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। यानी कि इन तीनों पॉइंट पे ओवरऑल ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट फोकस है। सबसे पहला क्या कहा? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। Power distribution मतलब all the decisions are not made at one point. Yes, all the important decisions will be made at certain points. लेकिन rest जो secondary, tertiary या lesser important decisions है, that is distributed throughout the organization at different hierarchy levels. Hierarchy बोल रहे तो समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Different positions on the basis of their position, their official, right? ठीक है, तो ऐसे बांटा गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब था कि आप डिसेंट्रलाइज करिए, यानी कि अगर आप एक ही जगह से सारे ऑर्डर और सारे डिसीजन देखिएगा तो अदर पीपल विल फील नॉट अलाइन विद दैट पर्टिकुलर डिसीजन। किसी और को प्रॉब्लम हो सकता है उस डिसीजन से, या उसको लग सकता है कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन जो नहीं की गई। तो जब आप कुछ सोचेंगे तो वो बस करने के हिसाब से कर दें, राइट। लेकिन आई गिव यू 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन हम आपको देंगे कि जाओ और ये फलाने दुकान से फलाने ब्रांड का फलाना कोई सामान ले आ, ठीक है। तुम जाओगे, पैसा दोगे, फलाना ब्रांड फलाना सामान ब्रांड जो बोला जाएगा
कुछ यूज नहीं करोगे, राइट, कुछ यूज करोगे, अच्छा है बुरा पैकिंग करके दे देगा, ज्यादा दे देगा। जिसने मंगवाया, मैंने मंगवाया, मुझे आर्टिकल हो गया, उसका कलर फेडेड है, उसमें फॉल्ट है उस चीज में, आप नहीं अटेंशन दोगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा है, किसी दुकान से लेना है, इसी ब्रांड का लेना है, इसी कलर का लेना है, इसी टाइप का लेना है, व्हाई शुड अप्लाई योर ओन माइंड, राइट। इसमें क्या करोगे, आपने आदेश का आपको जो ऑर्डर दिया गया था आपने, और आपने वो काम कर दिया, राइट। लेकिन दूसरा ऑप्शन मैं आपको देती हूँ कि आपको पैसा देती हूँ और आपको बोलती हूँ कि आप अच्छा डील हो वहाँ से सामान लेकर। अब क्या आप दो तीन दुकान जाएंगे, ठीक है, आपको कौन से जुड़ा हुआ हो, आप तीन चार जगह जाएंगे, तीन चार जगह चेक करेंगे, प्राइस कंपेयर करेंगे, क्वालिटी कंपेयर करेंगे, और फिर जो बेस्ट होगा वो लेके आएंगे। इस पर इतना क्यों मेहनत किया पहले बात की अपेक्षा? उन्होंने बोला कि डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर वाला भी आपके परफॉर्मेंस में ऐड हो जाता है, because you have not given instruction, आपको यही करना है, you have given option to तुमको जहाँ से जहाँ पेमेंट लगे वहाँ से करना है। अब जब आपको तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सामान खराब हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पैसा कहा था, आपको पैसा कहा, समझ में आया। लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन में खराब होगा तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको मैंने पूरा फ्रीडम दिया था, आपको मैंने बोला था कि तुम्हें जहां से बेहतर मिलेगा तुम लाना, एंड देन यू टुक दैट पर्टिकुलर थिंग। समझ में आ रहा है? तो पावर डिसेंट्रलाइजेशन करने का मतलब ये भी होता है कि जैसे जैसे आप डिसेंट्रलाइज करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डालना चाहते हैं कि वो डिसीजन खुद से ले कि कहाँ से लेना है, कहाँ से अच्छा सामान मिलेगा और क्वालिटी का सामान मिलेगा, और मैं अच्छा कम दर पे अच्छा चीज लेके जा पाऊं। समझ में आया? तो क्या हुआ यहाँ पे, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने की हमने शुरुआत की है, ठीक है ना। वी हैव गिवन यू विद डिसेंट्रलाइजेशन, जो अथॉरिटी होती है, सीनियर अथॉरिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपना डेलीगेट करने लगती है साथ साथ अथॉरिटी के टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग जहाँ पे अगेन ये डिसेंट्रलाइजेशन का ही पार्ट है कि सारे डिसीजन एक या एक पॉइंट पे नहीं होगा या एक आदमी नहीं लेगा। Whenever we make decision, we'll ask others कि आपको कैसे लगता है, state the problem को आप क्या करिए। हाँ प्रियंका कुछ बोलना है? मैम एक बात बताइए, आप ग्रुप में लिंक भेजी थी मैम, वो तो बीसीए वाला था, हम तब से उसमें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं मैम। सॉरी, अभी मैं, अच्छा अब तो है भी नहीं मेरे पास। ये पुराना वाला मैम हम ज्वाइन किए, मतलब देख के किए, देख रहे मैम पुराना ही बीसीए वाला वाला कर लो, सबको बोल दो कि पुराना ही, ठीक है मैम, क्योंकि ये ऐसे भी रिकरिंग ही है, ठीक है। वही सोचे मैम इसीलिए हमको पूछ क्यों रही नहीं ले थी रही कि है। वो सही है या नहीं है। कोई बात नहीं, रहने दो, लिंक शायद कोई और चला गया, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को एक बार अगर आपका कोई ग्रुप है तो उसमें मैसेज कर दीजिए कि मैं देख रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। हाँ बोल दो किसी एक को कि जो रेकरिंग एक ही है हमारा, उसी को ज्वाइन कर ले, हो सकता है गलत लिंक चला गया, कोई एक ही बोल दो। ओके ठीक है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे पार्टिसिपेटेड डिसीजन मेकिंग आपको बता रही थी। पार्टिसिपेटेड डिसीजन मेकिंग मतलब जहाँ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका हर एक को दिया जाए, ठीक है। आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिसीजन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो और दोज एम्प्लॉयज को ऑलरेडी रेपुटेड को हाईली उनको आप पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। लेकिन सारे डिसीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट ही हो, ऐसा ही नहीं सारे डिसीजन स्ट्रैटेजिक भी हो, सारे डिसीजन टेक ओवर और मर्जर से रिलेटेड हो, एक्सपेंशन से रिलेटेड हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। बहुत छोटे छोटे जो ऑपरेटिव डिसीजंस को बोलते हैं, जो टैक्टिकल डिसीजंस बोलते हैं, जो मिड टर्म डिसीजंस है, ठीक है ना, वो भी तो लिए जाते हैं। आप उतने छोटे डिसीजंस, यानी आप एक फैमिली में खुद हो, जब बना के रख दिया कि सबको यही खाना है,
तो 4 सिखाएंगे, राइट। लेकिन जब आपने 2 और ही ऑप्शन, ठीक है ना, डोंट गिव देम 3 ऑप्शन, ठीक है, वो मॉडल नहीं है, आपके पास ऑप्शन only 2 ऑप्शन, हाँ, let them choose between रोटी एंड चावल, राइट। कम से कम इतना तो कंफर्ट है ना, ये ज्यादा अच्छा है। अब कम लेना है, ठीक है ना, अब कम लेना है, क्योंकि आपने उनको थोड़ा रिवर्ट किया। सिमिलरली आप छोटे बच्चे को तो क्या करना है, फिर कपड़ा निकाल दो, ऐसे क्या। That is where you start them to take decisions for themselves, right? छोटे-छोटे स्टेप से आपने क्या किया, डिसीजन लेना सिखाया, राइट। कुछ तो दिमाग में सोचा होगा, तभी बोला होगा, राइट। तो ये डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जानने की, अगर आपका बहुत ज्यादा कुछ रिस्की डिसीजन है, देन only in what top level। लेकिन कभी-कभी सिंपल एक मेल आ सकता है कि which color you want for your office, ठीक है, for your table। यही बहुत बड़ा मोटिवेशन हमसे पूछा गया, मतलब हम भी है यहाँ, हमको भी वैल्यू दिया जा रहा है। इस टाइप ऑफ फीलिंग बहुत छोटे-छोटे पॉइंट में हम आपको इसलिए सिर्फ आपके बॉसेस आप आ करके आपको सिर्फ इतना बोलेंगे कि हमने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि these are the problems, आपका ओपिनियन जानना है। मेरा ओपिनियन, हाँ, क्या ये महत्वपूर्ण है, इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, हमारा भी ओपिनियन जानने का है किसी को, हमारे मन में तो बहुत कुछ आता है, वी इंटरैक्ट, अपने सेल्फ इंटरैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, कभी अच्छा बोलते हैं, कभी बुरा बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्कूल में कुछ नहीं पता है, सब सेल्फ इंटरैक्शन, ठीक है ना, मनी मस्त चलते रहता है, वहां पे आपको ओपिनियन Now what happened? और सबको देना कंपल्सरी, ठीक है ना, अच्छा हो बुरा हो कोई जजमेंट नहीं होता है, you just write out, ठीक है ना। हो सकता है आप बेटी जब बोलने का आपको लगता होगा, क्योंकि कई बार हम अपना ओपिनियन देने में सोचने लगते हैं कि ये गलत है, सही है, हम खुद इवैल्यूएट भी करते हैं, पीपल विल स्टार्ट लाफिंग एट यू। सो आप सिंपल कर सकते हैं, लिख करके ड्रॉप बॉक्स में डाल, नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, अब तो ज्यादा कंफर्टेबल है। इस तरीके से पार्टिसिपेशन को धीरे-धीरे और मोटिवेटली। और मैं आपको बताती हूँ, बाद में जो महिंद्रा ऑटोमोबाइल है ना, महिंद्रा ऑटोमोबाइल में पहले बहुत शिकायत आती थी इनके व्हीकल्स में, 4 व्हीलर्स में, पिस्टन और कोई एक और मैकेनिकल टर्म है मुझे याद नहीं, वो जो ज्यादातर खराब होता था, राइट। क्या बोलते हो, क्लच प्लेट्स, आई डोंट नो, एक पिस्टन नाम मुझे याद है, और वो एक मैकेनिकल है कोई टर्म, जो 2 चीजें बहुत ज्यादा कंप्लेन आती थी मार्केट में कि आपके व्हीकल में ये 2 प्रॉब्लम है जो ज्यादा खराब होती है और ज्यादा कंप्लेन आता है उससे रिगार्डिंग। तो ये प्रॉब्लम था ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि हम क्या करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसने एक इंजीनियर जो मैकेनिकल था, उसने एक एडवाइस दिया कि हम काम कर सकते हैं, हम इसको खुद से, क्योंकि वो 2 चीजें नॉर्मली जो क्या हो रहा है, क्यों बात कर रहे हो अमन, नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, नॉर्मली वो क्या करती है, वो असेंबलिंग का काम करती है, यानी कि पार्ट्स को डिफरेंट जगह से परचेज करके असेंबलिंग खुद करती है, राइट। तो वो बहुत सारे पार्ट्स खुद बनाते थे और बहुत सारे पार्ट्स बाहर से मंगाते थे, खरीदते थे। तो उसने जो मैकेनिकल इंजीनियर था, उसने एक प्रपोजल रखा कि हम ये कर सकते हैं कि हम ये पार्ट्स खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि यही पार्ट्स हम ज्यादा हायर बाहर से मंगवाते हैं और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे, ज्यादा कंप्लेंट्स है, तो हम इसको खुद प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, खुद मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आपको 6 करोड़ का पूरा पहला सेटअप बनाने में खर्चा लगेगा, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे ये जो बजट है वो कम होता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू हैव टू गो फॉर द एंटायर सेटअप, एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको 6 करोड़ लगेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की he didn't rejected that proposal, he considered that proposal, उसको कहा कि अब तुम इसका फर्दर ब्लूप्रिंट बनाओ, यानी कि अब यहाँ से कैसे काम करना ये बनाओ, हम देंगे 6 करोड़, लेकिन एक बार में नहीं देंगे, फेज वाइज देंगे, जैसे जैसे तुम्हारा काम शुरू होगा वैसे वैसे देंगे। तो स्टार्ट विद 60 लाख, उसके बाद और 3 साल में उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस सजेशन को मान करके 6 करोड़ जो पहला इन्वेस्टमेंट था और जो वो बाहर से परचेज करते थे, उसके अलावा 3 करोड़ का बेनिफिट कमाना शुरू कर दिया इस सजेशन को मान करके। उस मैकेनिकल इंजीनियर को बाद में टॉप मैनेजमेंट लेवल पे बैठाया गया। क्यों? क्योंकि इट गिव्स यू मोटिवेशन की
सिंपल सजेशंस भी when it works out positively तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। एंड देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो इस स्कीम को, यानी कि आपके सजेशंस अगर आपके सजेशंस नहीं लिए जाएंगे, इसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चूजन, इफ इट गॉट चूजन, तो आपको क्या होगा, आपको इंसेंटिव से रिवॉर्ड दिया जाएगा। HSBC में भी सेम है, ठीक है, ब्रिटिश एयरवेज में भी सेम है। वहां पे इस स्कीम को बहुत ज्यादा वो लोग करते हैं ताकि छोटे छोटे लेवल से भी कई बार बहुत काम के डिसीजंस, काम के सजेशंस आ जाते हैं। दे कीप इनवाइटिंग सच सजेशंस, क्योंकि हर जगह इसका फायदा उनको मिला। समझ में आया? ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया पार्टिसिपेटेड डिसीजन मेकिंग का, जिसको इससे पहले इग्नोर किया गया था। इससे पहले कभी बात हुई थी इस सब पॉइंट पे? नहीं। तो उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेटेड डिसीजन मेकिंग का अपना इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में। आपके लोग ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे क्योंकि उनको वैल्यूड फील होगा। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और, कंसर्न फॉर डेवलपिंग सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। ये सब करना क्यों है आपको? क्यों आपको ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट या न्यू क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट पे लेकर जा रहे हैं हम लोग? इससे आपको क्या होगा कि सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉइज में, और जहां पे आपको सुपरविजन करना पड़े, उस दोनों एम्प्लॉइज में इतना ही डिफरेंस है। आप समझ लीजिए जितना दो बच्चे में होता है, एक बच्चा जो खुद से अपनी पढ़ाई के लिए या अपने स्पोर्ट्स के लिए या जो भी वो करना चाहता है उसके लिए क्या होता है, तैयार होता है, उसको धक्का नहीं देना पड़ता, और एक को हमेशा पुश चाहिए तभी वो काम करेगा। दोनों में कितना डिफरेंस है? एक को जो तो 10 दिन तक ऐसे ही बता देगा, एक अक्षर भी नहीं पढ़ेगा, या एक प्रैक्टिस नहीं करेगा, एक बार भी जाकर के कोर्ट में कुछ खेलेगा नहीं या कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। द अदर वन जो सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको मालूम नहीं कि अगर 5 दिन के लिए आप कहीं किसी दूसरे शहर में चले गया, किसी दूसरे काम में चले गए, तो भी यू आर सो श्योर कि वो खुद ही इतना एक्टिव है कि वो एटलीस्ट इतना काम तो खुद से कर लेगा। कितना रिलीफ होता होगा इससे उनकी कोच को या उनके गार्जियन को या उनके पेरेंट्स को होता होगा। सेम अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए तो, जब ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को ये विश्वास हो कि मैं चाहे किसी भी जगह पे रहूं, मेरा कोई काम रुकेगा नहीं, बिकॉज आई हैव सच काइंड ऑफ पीपल, और ऐसे पीपल किसी को मुफ्त में नहीं मिलते, ठीक है ना। ऐसे एम्प्लॉयज बनाए जाते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे एम्प्लॉय को रिटेन करना पड़ता है। और आप रिटेन कैसे करिएगा? तो मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि देयर आर सेवरल टूल्स फॉर रिटेनिंग द एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक रिवॉर्ड, या तो चलता है रिवॉर्ड दो, अप्रिशिएट करो, अप्रेजल करो, बोनस करो, ये सब थोड़ा शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना। जितना भी फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, दीज आर शॉर्ट टर्म्स, ठीक है ना। लंबे समय तक क्या चलता है? लंबे समय तक चलता है द ट्रस्ट यू शोड ऑलवेज, ठीक है ना। देयर इज द चैलेंजिंग जॉब यू ऑफर टू देम, ठीक है ना। कितना चैलेंजिंग काम आपने उनको दिया, कितना ट्रस्ट आपने उन पे किया, कितनी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको देते हैं, और कितना उनको उसका एडवांसमेंट या ग्रोथ होता है, राइट? ठीक है। तो ये है सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय। सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं चाहता है, तो फिनेंशियल हो या नॉन फिनेंशियल हो। मैंने आपको कहा था कि सब्सिडाइज रेट पे लोन देना, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे लोन देना भी एक तरीके का रिटेंशन पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप रिटर्न करोगे नहीं, जब तक आप लोन पूरा चुकाओगे नहीं, तब तक आप छोड़कर जाओगे नहीं, राइट? तो जो भी अच्छे वर्कर होते हैं उन लोगों के लिए गाड़ी लोन हो या घर लेना हो या कोई किसी भी तरह का लोन हो, बहुत कम रेट पे वो उपलब्ध करा देती है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो लोग जब तक लोन चुकाते हैं तब तक तो कम से कम कमीटेड रहे। उसी तरह शेयर ऑफर करती है, जो मैंने आपको ये तो भी बोला था, ये तो भी ऑफर होते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय को सबसे पहले ऑप्शन देती है कि आप हमारा शेयर करें, ठीक है, और एक महीने के बाद जब वो अपने शॉप पे रहेगा तो आप उसको लिक्विडेट करा लीजिएगा, ले लीजिएगा। समझ में आया? पढ़ेंगे इसको अच्छा। अभी के लिए इतना ही काफी है कि यू हैव टू डेवलप द टीम ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय, जिनको सुपरविजन की जरूरत नहीं है, जिनको चार्ज देने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक अप दिस, ठीक है ना, इनिशिएटिव लेने के लिए जो तैयार रहते हैं, ठीक है। अटेंडेंस बना लेती हूँ मैं, आज तो बहुत कम बच्चे हैं। प्रियंका, टोटल कितने हैं स्टूडेंट क्लास में? 5 मैम, 5।
एक मिनट, दो बच्चे और।